So hi guys, this is Arsabaz and welcome to join us. This is Arsabaz and very welcome to my YouTube channels. Before I started, I just tell you that please do like, share and subscribe my YouTube channels because as you know I upload here education video. So please support me. Okay. So आज वैसे भी खास समय है for the all the student and the viewers. Okay. So we'll start for the next, that is a little bit surprise for you. Okay, and what is today, what we'll do today, let's see. So I'm going to tell you and give you that his full history course free, full history course. If I talk about the content, तो very बहुत ज़्यादा प्रमाणित और सटीक जानकारी आपको मिलने वाला है। ये पूरी गेदर की है गई है स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी बुक और जो मटेरियल्स होते हैं, जो प्रमाणित मटेरियल है, मैं उन सब से छाट करके आपके लिए ये हिस्ट्री की फुल कोर्स ला रहा हूँ। एज यू नो दैट कि मैं एक छात्र हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर रहा हूँ। दैट इज़ माई सेकेंड चांस and I am going to give you free history course, free. Okay, and today the day is I will tell you कि मैं कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन से सब टॉपिक को पढ़ाऊंगा। एक भी चीज़ मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। ओके, सो मैं स्टार्ट करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री से, फिर मेडिएवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री। और मैंने एक चीज़ यहाँ मेंशन करना भूल गया, मैं यहाँ पर आप लोगों को कराऊँगा वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो, वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैं करवाऊँगा। 1453 के बाद जो कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और फिर समुद्र मार्ग को ढूंढा जाता है, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आती है, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। ओके, सो एंड स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट स्लाइड से। वो है क्या हो रहा है, हो जाओ सो स्टार्ट हियर। सबसे पहले मैं एक बता दूं कि मैं हिस्ट्री में 60 टॉपिक लिया हूँ, ठीक है, और वो 60 टॉपिक में 7 टॉपिक्स मैंने लिए हैं और वो 7 टॉपिक में मैं सारी चीज़ कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले यूरोपियों का आगमन आएगा, किस क्रम में आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर ब्रिटिश आए, सॉरी यहाँ पे इस इंग्लिश हो गया लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ब्रिटिश आए, उसके बाद फिर डेनमार्क, उसके बाद फिर डच, उसके बाद डेनमार्क एंड देन आखिर में फ्रांस आए 1664 में। ओके, एंड देन उसके बाद फिर क्या किया उसने कि ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन किया। क्या किया? एक्सपेंशन यानी साम्राज्यवादी विस्तार किया। तो सबसे पहले बंगाल में 1651, मैसूर में भी आप जानते हैं कि पहले हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान के साथ युद्ध, उसके बाद मराठा, पंजाब और अवध, सुजाउद्दौला को आखिर में उसे हड़प नीति के तहत डलहौजी ने उसे अपना लिया था। ओके, सो ये पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक होगा कि ब्रिटिश का जो नीति थी, जो पॉलिसीज थी, 2 पॉलिसी, यहाँ पे हम 2 चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वो पहला जो होगा वो होगा सहायक संधि, ठीक है, सब्सिडरी ट्रीटी, जिसको हम लोग सहायक संधि कहते हैं। और दूसरा होगा डलहौजी की पॉलिसीज, जिसको हम लोग हड़प नीति के भी नाम से जानते हैं। ओह गॉड, माय लैपटॉप इज किलिंग मी। ओके, सो वेट ओके, सो मैं ब्रिटिश जो विस्तारवादी नीति है, क्योंकि देखो अगर सिस्टम रहेगा और सिस्टम में जो नियम होंगे तभी वर्क करेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो इसलिए ना ब्रिटिश जब भारत आया तो उसको नीति के तहत
या तो राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाया या तो वो हड़पा। तो जो सहायक संधि होती तो सबसे पहले हैदराबाद करता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर अंतिम में सिंधिया करता है, ठीक है। तो ये सहायक संधि में क्या होता है, अगर मैं आपको विस्तार से अभी कुछ पॉइंट्स बताऊं तो सबसे पहले ये होता है कि जो ब्रिटिश होता है वो प्रांत से या फिर राज्य से सहमति या फिर हस्ताक्षर करवाता है कि कोई भी विदेशी नीति आप नहीं रख सकते, पहला। दूसरा, ब्रिटिश प्रतिनिधित्व रहेगा, यानी मेरा एक बंदा रहेगा आपका सहयोग करने के लिए। तीसरा, कि ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगी, जिसको हम लोग सैनिक भी कह सकते हैं। तो तीसरा ये हुआ कि वहाँ पर ब्रिटिश सैनिक रहेगी। चौथा इसमें क्या होगा कि ब्रिटिश जो होगी वो उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और पांचवा जो सबसे अंतिम है कि वो अपने पड़ोसी जो प्रांत हैं उनसे कोई भी संधि नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उसकी सहमति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब्सिडरी ट्रीटी का मतलब यही था। और सब्सिडरी ट्रीटी को लाने वाले कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, जिन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी को लाया था, ठीक है। उसके बाद डलहौजी के बारे में जानते हैं। इसने विस्तार को हड़प नीति के तहत अपने राज्य में अपने साम्राज्य को बढ़ाया। जैसे कि आप जान सकते हैं, चाहे वो अवध हो जहाँ पर कुशासन के आरोप में उसे ले लिया गया। फिर झांसी की रानी के बारे में जानते होंगे, उसका संतान ना होने के कारण ले लिया। तो ये हड़प नीति थी डलहौजी की, इस पर भी चर्चा करेंगे। द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट ब्रिटिश आर्थिक नीति, ठीक है ना, ब्रिटिश आर्थिक। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना, प्लीज़। देखो ये वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक स्लाइड बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसे फिर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उसे फिर सजाना पड़ता है, तो मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं बस ये चाहूँगा कि आप लोग मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमी ना करें, वरना मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा और फिर मैं बीच में ही छोड़ दूँगा। तो प्लीज़ मैं बस आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, ठीक है ना, क्योंकि मैं कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा और पूरी सटीक और एकदम प्रमाणित जगह से मैंने तत्व को लिए हैं। सो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाए, चाहे वो आप एनसीईआरटी से देख लेंगे तो भी बिल्कुल सेम होगा, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक से देखेंगे, चाहे वो नितिन संघानिया की हो या तो फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक की होगा, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल सेम मैच करेगा, ठीक है। ओके, इतना आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। उसके बाद जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति है उसमें मैं 4 तत्वों को लिया हूँ। पहला क्या है, उपनिवेश एवं उसके चरण। देखो क्या हुआ कि जब उसने पहले कंपनी आई तो कंपनी को भारत में विस्तार करने में या फिर कुछ क्षेत्र को लेने में समय लग गया, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले उसने कर्नाटक युद्ध लड़े, ठीक है, कर्नाटक युद्ध किए फ्रांस के साथ, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैसूर में उसका कुछ हद तक पकड़ बन गया। फिर वो बंगाल आए 1651 में, ठीक है। फिर वहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अंग्रेजों ने बंगाल में सबसे पहले उस क्षेत्र को अपने अधीन क्यों किया, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अगर मैं ऐसे डायरेक्ट चीज़ें को, तत्व को डिफाइन करूं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है, माफ़ करना मुझे ना थोड़ा सा मेरा लैपटॉप सोलो होने के कारण मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। सो मेरा क्वेश्चन को सुनो, और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को समझ पाते हो आप और इसको लिख पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश में, ठीक ना, ब्रिटिश ने सबसे पहले बंगाल को अपने अधीन क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि सबसे पहले जो बंगाल था वो एक बंदरगाही, जिसको हम लोग बंदरगाही क्षेत्र या फिर क्या कह सकते हैं, एक प्रांत था, ठीक है ना, बंदरगाही प्रांत था सबसे पहला। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। तीसरा, जो मुगल सम्राट था, जो मुगल शासन चल रहा था उस समय, तो मुगल शासन का जो कैपिटल था
वो उस समय दिल्ली था। तो दिल्ली बंगाल काफ़ी दूर हो जाता था। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि साम्राज्य का नेतृत्व कमज़ोर था, ठीक है ना। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर क्षेत्रीय चुनौती नहीं थी। यही आप दक्षिण के बारे में देखेंगे, दक्षिण जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे कर्नाटक के बारे में, मैसूर के बारे में। तो यहाँ पर क्या था कि एक तरफ तो मराठा था, दूसरे तरफ तो हैदराबाद था। तो ये दोनों एक क्षेत्र शक्ति थे और काफ़ी मजबूत भी थी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोटेशन है अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए हुए अपने दुश्मनों को कमज़ोर कर दिया गया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटेशन है बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। उसने कहा था, एक दूरदर्शिता को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमने अपने दोस्तों को, यानी दोस्तों मतलब मित्र, क्या हुआ था एक्चुअली मैं इस पे बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है ना। अच्छा बात उठी है तो मैं कर ही देता हूँ। वैसे अभी इतना करने की ज़रूरत है क्योंकि आज वीडियो वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबा हो जाएगा। सो बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसने भू राजस्व नीति लाई, जिसमें हम लोग जान सकते हैं कि महलवादी रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने के बाद फिर कृषि वाणिज्यकरण में हस्तक्षेप किया। फिर क्या हुआ कि डिक्लाइन ऑफ द हस्तशिल्प उद्योग जो होता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो होती है, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। उसके पीछे का रीज़न को जानेंगे। ये औद्योगिक क्रांति आई, देखो औद्योगिक क्रांति आई, उसके भी उसका ही रीज़न यहाँ पर इम्पैक्ट करता है कि हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है भारत में, वहाँ पर क्या होता है, उसका पतन होता है। विड्रॉ ऑफ फंड, यानी कि धन की निकासी बहुत अधिक मात्रा में भारत में की गई। उसके बाद जो इसी को देखते हुए भारत के कुछ दार्शनिक ने, भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि आप धन की निकासी कर रहे हैं, इसको बंद करें। नहीं तो वो क्या कह रहे थे, ब्रिटिश क्या कह रहे हैं कि हम भारत को सभ्य बना रहे हैं। कैसे सभ्य बना रहे थे वो तो वही बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। हमें लूट करके सभ्य बनाया जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसीज। देखो उसका कैसा नियम था, उसका सिस्टम, सिविल सर्विस है ना, सिविल सर्विस और पुलिस, आर्मी, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे कि भारत में जो गवर्नर जनरल आते थे वो कैसे आते थे, किसके द्वारा चुन करके आया जाता था। उस समय ब्रिटेन में जो थे सरकार अप्रत्यक्ष शासन करती थी और जो कंपनी थी वो प्रत्यक्ष शासन करती थी। तो इन चीज़ों को भी हम लोग इसके अंतर्गत जान रहे होंगे। उसके बाद हम लोग जो फोर्थ टॉपिक है वो हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्म, जिसमें कि समाज में सुधार हुआ होगा। फिर एजुकेशन पॉलिसी, उसने देखो ये सारी चीज़ें भी की उसने, लेकिन उसका जो केंद्र था अधिक से अधिक किसका, ब्रिटिश का जो केंद्र बना था, उसका जो एक विचारधारा थी वो ये थे कि हम अधिक से अधिक धन की प्राप्ति करें और उसको हम अपने देश में भेजें। यानी कि देखो एक कहावत है इसको रिलेटेड में कि ब्रिटिश विदेशी के रूप में भारत आई और विदेशी ही बनकर रह गई। ऐसा इससे पहले तो नहीं हुआ था, क्योंकि ये अगर कोई भी जो भी आया था पहले भारत, ठीक है ना, चाहे वो मुगल सम्राट ही क्यों ना हो, तो वो आई और यहीं पर बस गई। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर धन की देखो शोषण या फिर कुछ भी इतिहास में जो भी हुआ सो वो चीज़ें तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश है, उसका इतिहास ऐसा रहा है कि वे विदेशी के रूप में आई और विदेशी ही बन करके रह गई। उन्होंने कभी भी भारत को नहीं चाहा कि हम इसे एक सभ्य बनाएं, इसे जो वर्तमान की वर्ल्ड की जो परिस्थिति है उससे चलने को लेकर साथ लेकर के चले, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उसका बस सिर्फ एक माइंडसेट था कि हमें यहाँ पर से अधिक धन की निकासी करना है और अपने देश को भेजना है, ठीक है ना। उसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, वो ये है भारतीय प्रतिक्रिया। इट मीन्स देखो कि जब उन्होंने हमारा शोषण किया, जब उन्होंने हस्तशिल्प उद्योग का पतन किया, आर्थिक में गिरावट आई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुआ, तो हमने तो कुछ प्रतिक्रिया किए हैं। जैसे हमने विद्रोह किए, हमने क्रांति लाई, ठीक है ना।
सो हम लोग जानेंगे जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह में कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, ठीक है ना, रामदयाल विद्रोह, ये सारे विद्रोह के बारे में पढ़ रहे होंगे। फिर किसान विद्रोह के बारे में जानते हैं, जैसे चंपारण का खेड़ा, तिनकटिया कानून, ये सब किसानों के संदर्भ में रहा। फिर मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो सूरत में सबसे पहले प्रारंभ हुआ। फिर 1857 का विद्रोह, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसमें सैनिक, ये इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इन्होंने सैनिक विद्रोह किया, इसके पीछे बहुत सारे तत्व हैं, वह मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँगा। उसके बाद फिर सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड रिलीजन, ठीक है ना। देखो क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से संपूर्ण रूप से जब कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अब सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसे राजा राम मोहन जो थे उन्होंने कहा, उनका विरोध किया। हालांकि उन्होंने कानून सही बनाया था, लेकिन उन्होंने इस बात से विरोध किया कि अगर आप हमारे निजी मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो ये मामला कुछ और हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को लेकर के राजा राम मोहन ने उनका विरोध किया था, और वो कानून था सती प्रथा, बाल विधवा पुनः विवाह अधिनियम, ये सारी चीज़ें थी। तो इन पर राजा राम मोहन ने कहा कि आप हमारे संस्कृति पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसे उस समय के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। तो सोशल रिफॉर्म्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, ठीक है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्या विचार थे उसके, विभिन्न डिफरेंट आइडियोलॉजी, मतलब अलग अलग विचारधारा। फिर हम लोग बात करेंगे लिबरल, गांधीयन एंड द सोशलिस्ट, जिसको हम लोग उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिवादी, गांधीवादी, समाजवादी, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नेशनल मूवमेंट में हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आखिर टॉपिक जो होगा वो होगा पार्टिसिपेशन, ये और फिर फ्रीडम। हम जानते हैं कि आखिर में हमारे साथ एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसे भारत को सेपरेट होना पड़ा पाकिस्तान से, पाकिस्तान भारत से सेपरेट हुई। उसके बाद फिर हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमारा संविधान बना, और उसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि बहुत सारे राज्य थे जो भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे। तो वल्लभ भाई पटेल जी बहुत ही ज्ञानी आदमी, लाठी और भाला दोनों साथ में लेकर के चलते थे, समझे। पहले प्यार से समझाते थे, और फिर जब नहीं मानता था तो फिर लाठी से पीट करके उसे अपने प्रांत में, अपने भारत में शामिल कर लेते थे, ठीक है ना। तो इस पर भी हम लोग विचार कर रहे होंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। और गाइज प्लीज़ ट्रस्ट मी दैट कि मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लाइक मुझे पीपीटी खुद से बनाने पड़ते हैं, रिकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद टाइटल वगैरह, सब टाइटल वगैरह करना पड़ता है मुझे। तो मेरे इस मेहनत के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आप लोग के लिए इससे बेहतर और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल पंक्ति के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। लाइक लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें ठीक ठाक था। सो आप मेरे फेसबुक, इंस्टा और ये सारी चीज़ें में जुड़ सकते हैं, अगर मर्जी हो आपकी, अगर आप यूज़ करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आखिर में बोलूँगा दैट कि जैसा है चलने दें, और तैयारी करें आप अपना। और वेरी थैंक्स अप, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई